कैसे हैं साथियों। वेलकम तक्षशिला यूके। इकोनॉमी हम लगातार पढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। उसी की सीरीज़ में आज हमारी क्लास नंबर 8 है जिसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 7 क्लासेस हमारी पूरी हो चुकी हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरबीआई का चर्चा करी थी और आरबीआई हम लोगों ने फिनिश किया था। आज वही हम आरबीआई का एक टूल है यानी जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। आरबीआई के जब हम लोग काम देख रहे थे तो उसमें एक काम था कि मौद्रिक नीति का निर्धारण भी कौन करता है, वो आरबीआई करता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आज वही हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने वाले हैं और मॉनेटरी पॉलिसी और उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो आज ही की क्लास में हम कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए। ठीक है, दूसरी बात है, क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाती है। ठीक है, आप ईमानदारी से मेरे साथ पढ़ लीजिए, समस्या नहीं आएगी, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक, चलिए करते हैं शुरुआत क्लास की आज की। आराम से देखना, प्यार से देखो। सबसे पहली बात दोस्तों, मौद्रिक नीति होती क्या है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जिसे हम कहते हैं। देखो, दो तरीके से होता है। एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी बच्चों। ठीक है, फिस्कल यानी कि एफ मतलब फादर का पैसा, यानी कि गवर्नमेंट। तो फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मदर का पैसा, यानी कि ये कौन बनाती है? ये बनाता है आरबीआई। तो पहली बात तो यही आपको पता होना चाहिए कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है। तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का काम होता है और फिस्कल पॉलिसी जो सरकार होती है, भारत सरकार होती है, उसका काम होता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को रेगुलेट करने के लिए मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, यानी जो हमारी मुद्रा है, जो हमारी करेंसी है, उस करेंसी का जो प्रवाह है, फ्लो कैसा है, कभी बढ़ाना है, घटाना है, उसके प्रभाव पड़ते हैं। पेपर में आपसे यहाँ से सवाल लगातार पूछे जाते हैं जिसमें पूछते हैं कि यदि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अगर आरआरआर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, एसएलआर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, घटेगा क्या होगा, तो वो सब चीज़ें आएंगी, भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि मुद्रा के प्रभाव को रेगुलेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मौद्रिक नीति का निर्माण करते हैं। ठीक, जैसे उद्देश्य हमारा क्या है? जैसे महंगाई या मुद्रास्फीति या इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं, उसको नियंत्रण करना इसका मेन मकसद होता है। अभी प्रॉपर जब हम आगे चलेंगे तो आप बिल्कुल डिटेल में बात को समझ पाएंगे। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी निर्माण करने के लिए, यानी कि हमने महंगाई और ये सब चीज़ें कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया है? एक समिति बनाई है जिसका नाम है मौद्रिक नीति समिति। ठीक, ये समिति इसी बात पे काम करती है, इसीलिए काम करती है कि जो मौद्रिक नीति हैं वो किस तरीके से बनेंगी और वो किस तरीके से हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। इसे मॉनेटरी प्लानिंग कमेटी बोलते हैं, इसे एमपीसी कहते हैं। ठीक, यहाँ से भी सवाल आया था आपके पेपर में, यूके ट्रिपल एससी ने ही सवाल पूछा था। मैं भी आपको बताता भी हूँ कि कौन सा सवाल आया था, ध्यान से देखना। जो हमारा जो एमपीसी है, यानी कि इसका टारगेट क्या है कि मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित रखना, वो भी कितना? 4 ± 2%। ठीक है, यानी कि 2% से 6% तक नियंत्रित करना। कहने का मतलब कि एमपीसी का ये लक्ष्य है कि ये महंगाई को 2 से 6% के बीच में कंट्रोल रखे, ये ही इन्हें काम करना है। ठीक है, और इस एमपीसी जो कमेटी है, इसकी सिफारिश करने वाला कौन था? ये उर्जित पटेल समिति थी, या उर्जित पटेल जो कमेटी थी, इसी की रिकमेंडेशन पे ये जो एमपीसी है, मौद्रिक पॉलिसी कमेटी है, इसका निर्धारण करा गया था, इसको बनाया गया था। यही सवाल अभी आपके पेपर में पूछा गया था कि जो मतलब किस समिति की सिफारिश पर जो मौद्रिक प्लानिंग कमेटी है इसको बनाया गया था, तो वो उर्जित पटेल कमेटी थी जिसकी सिफारिश पर इसको बनाया गया। अगर मैं आपसे कहूँ ये जो एमपीसी है इसकी स्थापना कब हुई, तो आप कहोगे सर 2016 में स्थापना हुई। कुल कितने सदस्य होते हैं इसके अंदर? कुल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं और 3 सदस्य जो सरकार होती है, सरकार के होते हैं। सरकार यानी कि केंद्र सरकार के होते हैं। यहाँ पे इस पूरी एमपीसी कमेटी का जो हेड होता है वो कौन होता है? वो आरबीआई गवर्नर होते हैं। ठीक है, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं वही क्या करते हैं? इसको हेड करते हैं। ठीक, और ये पूरी कमेटी क्या करती है कि हर 2 महीने में क्या करती है कि जो भी हमारे यहाँ रेट्स चल रहे होते हैं, दरें चल रही होती है, वो रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, एसएलआर, ठीक है, सीएलआर, तो इन सब का रिव्यू करती है हर 2 महीने के अंदर। इसका मतलब साल में 6 बार क्या होता है? इसका रिव्यू होता है और इसमें जो भी एक्शन लिए जाते हैं वो यहाँ पे एक्शन हमारी एमपीसी कमेटी की सिफारिश के बाद ही लिए जाते हैं। ठीक है, आई थिंक बात कुछ क्लियर हुई होगी। देखिए बच्चे, एक एक सवाल महत्वपूर्ण होता है और आप जब तैयारी करते हैं तो उसे प्रॉपर तैयारी करिए, तभी उसमें मज़ा भी है।
अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो हटाओ मैं इसको हटाते हैं पहले। देखो अगली बात ये है दोस्तों कि इसके अब टूल्स क्या क्या है, यानी कि ये एमपीसी जो है, आरबीआई जो है, ये महंगाई को कंट्रोल करेगा। अब जो महंगाई कंट्रोल होगी वो तैयार करी कैसे जाएगी? अब घर जा के थोड़ी बोलेंगे किसी को कि नहीं भाई वही कम सामान खरीदो या ज़्यादा सामान खरीदो। तो उसके लिए सरकार ने कुछ टूल्स दिए हैं आरबीआई के हाथ में, एमपीसी कमेटी के हाथ में, और वो इनका इस्तेमाल करके वो महंगाई को कंट्रोल करते हैं। जैसे दो प्रकार के, एक क्वांटिटेटिव और एक आपका क्वालिटेटिव, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक टूल्स क्या क्या है? जैसे आरआर यानी कि रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, एमएसएफआर यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, और आपका ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, खुले बाजार की क्रियाएं। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनका स्टेप्स करके हम महंगाई को कंट्रोल करते हैं। वही कुछ गुणात्मक हैं, जैसे नैतिक दबाव, मॉरल प्रेशर डाल के, और साख की रेशनिंग यानी कि क्रेडिट रेशनिंग करके हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ये टूल्स हैं जो किसके पास है? एमपीसी कमेटी के पास है। और इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जाता है 2 से 6% के बीच में। ये क्लास 10 लिखा है, इसकी टेंशन नहीं लेना, बस आप आगे बढ़ता है। रेपो रेट, अब देखो एक एक रेट को आराम से समझना है, बहुत ध्यान से आराम से समझ करके चलते हैं। पहली बात, रेपो रेट का मतलब होता है, कई लोगों को तो यही नहीं पता होता कि रेपो रेट की एक्चुअल फुल फॉर्म क्या है। इसे बोलते हैं रीपरचेसिंग ऑप्शन रेट। ठीक है, क्या बोलते हैं? रीपरचेसिंग ऑप्शन रेट, या इसी को पॉलिसी रेट, या इसी को हम नीतिगत दर कहते हैं। ठीक है, समझना है आराम से। होता क्या है कि जैसे एक आम आदमी होता है, तो आम आदमी को अगर लोन चाहिए तो वो कहाँ चला जाएगा? सीधा बैंक जाएगा। मान लिया एसबीआई बैंक जाता है, वहाँ से लोन लेगा और अपना काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं कभी एसबीआई को आवश्यकता पड़ती है, तो एसबीआई क्या कर सकता है? तो एसबीआई लोन लेने के लिए कहाँ जाता है? वो आरबीआई के पास जाता है। ठीक है, हालांकि बहुत सारी सुविधाएं होती हैं एसबीआई के पास, खुद के पास, लेकिन मान लेते हैं वो लोन लेने कहाँ जाता है? वो आरबीआई के पास जाता है। तो आरबीआई जिस दर पर एसबीआई को, यानी कि किसी भी बैंक को जो लोन देता है, वही लोन जिस दर पे दिया जाता है, वही दर क्या कहलाती है? आपकी रेपो रेट कहलाती है। बात समझ में आएगी? यानी कि हमने जो बैंक से उधार लिया लोन, वो बैंक रेट है, या आप कह लो वो हमारी, हाँ बैंक रेट कह सकते हैं आप उसे। दूसरी बात है, वो जो बैंक है यानी एसबीआई जो बैंक है, उसने जब रिजर्व बैंक से जो पैसा लिया उधार, उसके बदले में उसे जो ब्याज देना पड़ा, या कहिए कि जिस ब्याज दर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस एसबीआई को लोन दिया, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को रेपो रेट कहते हैं। जैसे अल्पकाल यानी ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, हाँ ये भी ध्यान रखना है, शॉर्ट टर्म के लिए जिस दर पर आरबीआई बैंक को उधार देता है उसे रेपो दर कहते हैं। बात समझ में आई कि आरबीआई ने उधार दिया किसको? एसबीआई को, और वो जिस रेट पे दिया गया वही रेट आपका क्या है? वही रेट आपका क्या है? वही रेट आपका रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आता है आपका रिवर्स रेपो रेट, उल्टा। ठीक, यानी कि जब आरबीआई क्या करता है, जैसे मान लिया आपके पास बैंक के पास 100 रुपये हैं, और वो रुपये क्या करता है? बैंक आरबीआई में डाल देता है। तो आरबीआई इसके बदले में क्या देता है? उस बैंक को थोड़ा ब्याज देता है, थोड़ा इंटरेस्ट देता है। वही इंटरेस्ट रेट क्या कहलाता है? रिजर्व रेपो रेट कहलाता है। यानी कि जब आरबीआई बैंक को इंटरेस्ट देता है तब वह रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। यानी होता क्या है कि बैंक क्या करते हैं कि जैसे मेरे पास 10 रुपये एक्स्ट्रा हुए, तो मैं वो आरबीआई में रख दूंगा। बैंक को जैसे मैं तो क्या करेगा? वो आरबीआई में रख देगा, तो आरबीआई इसके बदले में इसको कुछ इंटरेस्ट पे करेगा। वही जो इंटरेस्ट पे होगा, वही इंटरेस्ट जो जिस दर पे होगा, उसी को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि जो रेपो रेट है वो हमेशा बड़ी होती है किससे? रिवर्स रेपो रेट से। इसका लॉजिक सीधा सीधा है कि नहीं, अगर इसको हम उल्टा कर देंगे तो आप समझो कि बैंक क्या करेगा? रिजर्व बैंक से ही लोन लेगा कम दर पे, और रिजर्व बैंक को ही वापस दे देगा ज़्यादा लोन पे, मतलब ज़्यादा ब्याज पे, तो समस्या आ जाएगी। इसलिए हमेशा क्या होता है? रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होती है किससे? रिवर्स रेपो रेट से। आगे चलोगे तो सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। यहाँ पे 2 सीआरआर और एक होता है एसएलआर। सीआरआर मतलब बैंक द्वारा अपनी जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा नगद के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है, उसको सीआरआर बोलते हैं। देखिए आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई मान लिया कोई बैंक है, मैं एसबीआई की बात करता हूँ, एक एसबीआई बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये कहना है कि भाई एसबीआई एक काम कर, तू जितने पैसे तेरे पास हैं, मान लिया तेरे पास 100 रुपये हैं, तो उन 100 रुपये को मार्केट में मत चला, उनमें से कुछ हिस्सा तू क्या कर, मान लिया 20 रुपये तू मेरे पास रख दे, और ये 20 रुपये मेरे पास रखे रहेंगे, और यदि कभी भविष्य में आपको कोई समस्या आएगी तो वो 20 रुपये आप मुझसे ले लेना और अपनी समस्या को दूर कर लेना।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। रिवर्स रेपो रेट ब्याज के लिए, यानी कि बैंक को दिवालिया होने से बचाने के लिए ये काम करा गया है, ताकि बैंक सारे पैसे मार्केट में न चला दे और उससे समस्याएं ना हो, वो दिवालिया ना हो जाए। ठीक है, इसलिए क्या करा जाता है कि कुछ पैसे बैंक को कहा गया है कि आप नगद के रूप में कहाँ रखिए, आरबीआई के पास रखिए। ठीक है, ताकि एक दबाव भी रहेगा और एक सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। ठीक, तो बैंक द्वारा अपनी जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा नगद रूप में कहाँ रखना होता है, आरबीआई के पास रखना होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम CRR या नगद आरक्षित अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। वहीं दूसरा होता है SLR, इसको बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, सिचुअलिटी लिक्विडिटी रेशियो ये बोला जाता है। ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात बोलते हैं। यानी कि अब सेम बात क्या कही गई है कि वही बैंक अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा स्वयं के पास रखेगा, वो गोल्ड के रूप में हो, कैश के रूप में हो, प्रतिभूति या सिक्योरिटीज़ के रूप में हो, वो किसी भी रूप में रखेगा। यानी कि एक बैंक है, उसके पास 100 रुपये है, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, तो उसे 20 रुपये तो रखने होंगे आरबीआई के पास सिक्योरिटी के रूप में, और उसे 20 रुपये रखने पड़ेंगे अपने पास, स्वयं के पास, सेल्फ। तो बचे इस पे कितने, 60 रुपये। तो इन 60 रुपये का वो इस्तेमाल कर सकता है अपने लेन देन में, ग्राहकों को देने में, लोन देने में, या जो भी कुछ भी है उनमें वो इसका इस्तेमाल करता था। इसे कुछ रुपए तो आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे, जब ये स्थिति होती है तो उसको बोलते हैं CRR, और कुछ रुपए उसे अपने पास रखने पड़ेंगे, इस स्थिति को बोलते हैं SLR। ठीक हो गई बात, तो उसे अपने पास कुछ पैसे रखने पड़ते हैं, तो ये होता है कि आपका SLR। ठीक, आगे जब हम बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इससे सवाल कैसे बनते हैं। आप नेक्स्ट होता है दोस्तों बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब ध्यान से सुनना, आरबीआई द्वारा दीर्घकाल के लिए बैंकों को दिया गया उधार। यानी कि अब देखो होता क्या है, अभी एक आपने पढ़ा रेपो रेट। रेपो रेट में क्या था कि आरबीआई ने बैंक को लोन दे दिया, लेकिन ये लोन जो होता है वो एक तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए होता है बच्चों, किसके लिए, कम समय के लिए, जो आपका 90 डेज का पीरियड होता है, यानी मैक्सिमम 90 दिन के लिए होता है। लेकिन बैंक ने कहा नहीं भाई, मुझे तो पैसा 90 दिन से ज़्यादा के लिए चाहिए, तो उसको फिर रेपो रेट पे पैसा नहीं मिलता है, उसको बैंक रेट पे पैसा मिलता है। ठीक है, बैंक को बैंक रेट पे पैसा मिलता है। ठीक है, वही देखो लिखा है यहाँ पे, मैं इसे हटाता हूँ पहले, यहाँ से क्या लिखा है कि आरबीआई द्वारा दीर्घकाल यानी कि लंबे समय के लिए बैंकों को दिया गया उधार, वो किस रेट पे जाता है दोस्तों, बैंक रेट पे जाता है। यानी कि 90 दिन से ज़्यादा और 1 साल से कम, 91 to 364 डेज के बीच में आपको बैंक रेट मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये बैंक रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्फ्लेशन के, ये भी मैं बताऊंगा आपको कि इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, सवाल यहाँ से पूछा जाता है, यानी कि आपका जैसे इन दोनों में जो अनुपात होता है वो आपका जो अनुपात होता है वो ये होता है कि यदि बैंक रेट बढ़ता है तो इन्फ्लेशन हमेशा क्या होगी, घटेगी, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। समझ में आई बात। और इस पूरे रेशियो में बैंक रेट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद रिजर्व रेपो रेट होता है, उसके बाद रेपो रेट होता है, और सबसे लास्ट में क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट होता है। तो आप इस क्रम को भी याद रखना। ठीक है, तो यानी कि कम समय के लिए तो आप रेपो रेट पे देगा आरबीआई, और ज़्यादा समय के लिए, दीर्घकाल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए वो आपका बैंक रेट पे पैसे उधार देता है। एक होता है आपका MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यानी सीमांत स्थायी सुविधा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपातकाल में ऋण सुविधा। आपने कुछ ऐसे दोस्त देखे होंगे कि भाई बस 1 दिन के लिए दे दे, 1 घंटे के लिए दे दे, बस मैं तुझे घर आते पकड़ा दूंगा, इस तरीके के जो लोग होते हैं। तो बैंक को भी कई बार ऐसी आवश्यकता पड़ती है। जैसे भाई आपको रेपो रेट पे लेना पड़ेगा तो 90 दिन का टाइम पीरियड है, अगर आप बैंक रेट पे लेते हो तो आपको लगभग 1 साल का टाइम पीरियड मिलता है। हमने कहा कि नहीं नहीं भाई, मुझे तो बैंक ने कहा कि मुझे तो केवल 1 दिन के लिए चाहिए, कल मैं पे कर दूंगा सारे। तो 1 दिन के लिए ब्याज थोड़ा कम है, रेपो रेट में उससे थोड़ा ज़्यादा है, और बैंक रेट में सबसे ज़्यादा है। समझ पा रहे हैं आप बात मेरी। तो ये उसी तरीके की व्यवस्था है, यानी कि बैंक की जो कुल नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज़ है, यानी कि कुल जमा पूंजी जो है उसके 1% तक ऋण ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें बस शनिवार को ऋण नहीं दिया जाता, क्यों, क्योंकि शनिवार संडे की छुट्टी होती है, इसलिए ऋण यहाँ देते नहीं। नई बात समझ में। इसको बोलते हैं MSF, जो उसकी कुल NDTL की 1% तक ऋण यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इसको बैंक का सुरक्षा वाल्व कहते हैं, क्योंकि उसके पास ये ऋण लेने का अधिकार है। साथ ही साथ ये कब से प्रभावी हुआ दोस्तों, 2011 से ये प्रभावी हुआ है। इसको बोलते हैं MSF। ठीक, अगला है आपका प्राइम लैंडिंग रेट या PLR, प्राथमिक उधारी दर। ये का मतलब क्या है, यह वह दर है जिसके आधार पर बैंक अपनी ब्याज दर निर्धारित करता है। यानी कि
बैंकों के लिए निर्धारित करा गया है कि आप जैसे मान लें मैं कहता हूँ किसी बैंकों को लोन देना है तो 8% से कम पे ब्याज पे नहीं दे सकता। इसके ऊपर आप कितना भी दीजिए, 8.5 लीजिए, 9 लीजिए, 12 लीजिए, 10 लीजिए, लेकिन मिनिमम इतना रखना पड़ेगा। ये क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है वरना जो बड़े बैंक हैं वो कम से कम ब्याज पे पैसा बांट देंगे और उससे ब्याज का एक फ्लो बढ़ जाएगा, फिर दूसरे बैंकिंग भी तबाह हो जाएंगे, मार्केट में पैसा बढ़ेगा, फिर महंगाई है, तो उससे बहुत सारा जो है वो असंतुलन पैदा हो सकता है। इसलिए आरबीआई ने क्या कर रखा है, एक दर तय करी है कि इसके नीचे आप कोई भी लोन नहीं देगा, यानी कि इससे कम ब्याज दर पर बैंक ऋण नहीं दे सकता। बात क्लियर हुई? यानी कि पीएलआर से नीचे कोई भी बैंक ऋण नहीं दे सकता है और पीएलआर की न्यूनतम सीमा रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। ठीक है, ये कोई भी बैंक का हेडक्वार्टर तय नहीं करेगा कि कितना पीएलआर होगा, ये तय करेगा आरबीआई। एक होते हैं आपके ओएमओ यानी कि खुले बाजार की क्रियाएं, मतलब कि आरबीआई और बाजार के मध्य सरकारी प्रतिभूतियों का जो क्रय विक्रय होता है उसी को बोलते हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी कि खुले बाजार की क्रियाएं। समझ में आई बात? उसी को हम लोग खुले बाजार की क्रियाएं या ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। चलिए ध्यान से समझना बात। देखो, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मनी फ्लो अगर बढ़ता है, आप मोटे मुद्दे की बात समझिए, ठीक है, यदि मार्केट के अंदर मनी फ्लो बढ़ता है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, क्यों? जैसे अगर मान लें 2 लोग हैं, ए और बी लोग हैं, इसके पास भी 100 रुपये आ जाते हैं एक्स्ट्रा, इसके पास भी 100 रुपये आ जाते हैं एक्स्ट्रा, और सामान मार्केट में मान लिया कि एक ही सामान है, तो ये एक्स्ट्रा पे कर सकता है, तो ये भी एक्स्ट्रा पे कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे लोगों के पास पैसा बढ़ता है तो उनकी परचेसिंग पावर बढ़ती है, और जैसे ही परचेसिंग पावर बढ़ती है तो तुरंत क्या होती है, महंगाई आती है। क्योंकि मेरे पास पैसा होने की वजह से मैं 30 रुपये की चीज़ को 40 में भी खरीद सकता हूँ, और ऐसा मार्केट में देखने को मिलता है कि जब मेरे पास पैसा होता है तो हम बहुत ज़्यादा परचेज करते हैं, मार्केट में फ्लो होता है मनी का, और इससे क्या होती है, मार्केट में तेज़ी आती है, और इसी को हम एक तरीके से इन्फ्लेशन या महंगाई या मुद्रास्फीति का नाम दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, जब मनी फ्लो घटता है तो वहाँ क्या देखने को मिलती है, मंदी देखने को मिलती है, या वैसे कह सकते हैं कि मंदी के दिनों में मनी फ्लो मार्केट में कम हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि सरकारी प्रतिभूतियों के एवज से आरबीआई मार्केट में मनी को बाहर कर देता है। ठीक है, यानी क्या होता है, जब मार्केट में मान लिया पैसा बढ़ गया तो बैंक को पैसा वहाँ से निकालना मार्केट से, तो क्या करते हैं, हम सरकारी प्रतिभूतियाँ जारी करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जारी कर दी जाती हैं। तो उसके ऊपर क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, उनको खरीदते हैं, और जब उनको खरीदते हैं तो उनका पैसा कहाँ ले जाता है, सरकार के पास चला जाता है। ठीक है, हालांकि उस पर उनको ब्याज मिलेगा बाद में, लेकिन अभी तो मार्केट से क्या कर दिया गया है, पैसे को खींच लिया गया है, जिससे क्या होगा, मार्केट में पैसे का फ्लो कम होगा, और पैसे का फ्लो कम होने से क्या होगा कि मार्केट में जो महंगाई है वो कंट्रोल करी जा सकती है। ये दूसरी तरफ क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले में आरबीआई बाजार में मुद्रा का प्रवाह बढ़ाता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की वजह से आरबीआई मुद्रा का प्रवाह बढ़ाता है। तो सेम काम है, यानी कि यहाँ पे मंदी से उबारने के लिए क्या ऐसा किया जाता है, और यहाँ आपका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसा करा जाता है। तो दोनों बातें आप ध्यान रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान से देखना, पेपर में सवाल यहाँ से पूछता है, यानी कि मैं सीधा सीधा आपको सीधा फंडा बता रहा हूँ। अभी आपने आरआर देखा, ट्रिपल आर देखा, सीआरआर देखा, एसएलआर देखा, बैंक नेट देखा, ओएमओ देखा। ठीक है, इसका सीधा भाग ये है कि यदि ये सब बढ़ेंगे, आप सीधा ध्यान में रखना कि यदि इनमें से कोई भी बढ़ता है तो इन्फ्लेशन क्या होगी, वो कंट्रोल हो जाएगी। बस सीधी सीधी बात ये है, इनके बढ़ने यानी ये एक दूसरे के उल्टे हैं। सीधी बात समझ में आई? ये यानी कि ऐसे कह लो आरआर 1/, इन्फ्लेशन, ये व्युत्क्रमानुपाती है इन्फ्लेशन की। आरआर हो, इसमें ट्रिपल आर हो, एसएलआर हो, सीआरआर हो, जैसे ही ये बढ़ता है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मतलब ध्यान से समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ आपको। देखो, जैसे मान लिया कि आरआर ये हुआ, मान लिया एक व्यक्ति है, या आप ऐसे कह दो कि आरआर जो रिजर्व रेट है, यानी कि एक एसबीआई बैंक है, उसने आरबीआई से क्या लिया, पैसा उधार लिया, और वो किस रेट पे मिलेगा, रेपो रेट पे मिलेगा। मान लीजिए कि रेपो रेट अभी 6 है, जब इसे यानी कि एसबीआई को पैसा जब 6 की ब्याज पे मिलेगा तो एसबीआई इसे 8% की ब्याज पे देगा, मान लेते हैं। तो 8% सब लोग नहीं खरीदते, कम लोग लोन लेते हैं। मैं दूसरी तरफ यदि मान लिया घटता है, ये सब मैं घटा देता हूँ, चलो मान लिया घट गया, अगर ये घट के मान लिया 3% पे हुआ, तो यानी कि अब
आरबीआई से एसबीआई को कितने पे लोन मिल रहा है? 3% पे। तो ये आगे कितने पे देंगे? ये आगे फिर कितने पे देंगे? ये आगे 4-5 पे दे देंगे। तो व्यक्ति वो है, क्योंकि बाजार में जब लोन सस्ता होता है तो सब कर ले लेते हैं, और सब ले लेते हैं तो उससे क्या होता है कि मार्केट में पैसा बढ़ेगा, और जैसे ही पैसा बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो आपको पता है कि समस्याएं पैदा होंगी। तो महंगाई को हमें कंट्रोल रखना है। एमपीसी को पता है आपको कि 2% से 6% के बीच में रखना है। वही सेम स्थिति पर आप ऐसे देखिए, पहले मान लिया कि 6% पे मिल रहा था, अब मान लेते हैं कि वो 10% पे मिल रहा है। तो जब एसबीआई को ही रिजर्व रेपो रेट पे 10% पे मिलेगा आरबीआई से पैसा, तो आगे कितने पे देगा? आगे 12 पे देगा। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग लोन लेना कम कर देंगे। जैसे ही लोन लेना कम कर देंगे तो मार्केट में पैसे का फ्लो कम होगा, और मार्केट में पैसे का फ्लो कम होगा तो महंगाई कम आएगी, मंदी है ना, महंगाई कंट्रोल में हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि आरआर, सीआरआर, इन सभी स्थिति में सेम कहानी है। यदि ये सब बढ़ाई जाएंगी तो ये आपका क्या होगा कि महंगाई को नियंत्रण करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गई। और इसी को डियर मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि इन्हीं चीज़ को क्या बोलते हैं? डियर मॉनेटरी पॉलिसी या महंगी मौद्रिक नीति कहते हैं। वही दूसरी तरफ अगर इन सबको कम किया जाता है, यानी कि मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ाना है, और मार्केट में अगर पैसे का फ्लो बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं? रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट और इन सबको क्या करते हैं? हम कम कर देते हैं। देखो इनको हम क्या कर दिया? हमने कम कर दिया, और जैसे ही कम किया मार्केट में पैसा बढ़ा, और इससे क्या होगा? मंदी जो मार्केट में चल रही है वो उभर जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा, जेब में पैसा पहुंचेगा, और वो फिर बाजार में उसको खर्च करेंगे। ठीक है। तो इस वाली पॉलिसी को बोलते हैं चीप मॉनेटरी पॉलिसी, और ये चीप मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब सस्ती मौद्रिक नीति। ठीक है। तो ये कहानी है आपकी किसकी? मौद्रिक नीति की। और आई थिंक बात आपको समझ में आई होगी, और आपने इसको पढ़ा आराम से, नोट्स बना लेना अपने आराम से, पेन पेपर पे बनाइएगा। देखिए इकोनॉमी आप पढ़ लीजिए। सच कह रहा हूँ कि यहाँ हमें 100% नंबर मिल जाएंगे इकोनॉमी में, कोई लोड देने वाली ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। ठीक। दूसरी बात मेरे प्यारों, अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जो होती हैं, कोई सूचना होती है या कोई सवाल पूछना होता है, वो मैं करंट अफेयर्स होती हैं, वो मैं वहाँ आप लोगों को प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और खूब पढ़ाई करिए। आगे एग्ज़ाम जल्दी ही आएंगे, फिर हमें मेहनत करके उन्हें निकालना है। और हमारा एक काम है इस बार कि हम लोग अंतिम चयन सूची में इस बार नाम आपका देखेंगे। ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।